चलो जी, ओके जी। तो टॉपिक हमारे पास जो है वो है जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसको जरा स्क्रीन पे दिखा देते हैं आपको। अच्छा जी, ओके। तो भी टॉपिक हमारे पास है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, मेरा ख्याल है कि आपको ये बेहतर तरीके से आता भी होगा। तो इसको मजीद आगे हम देख लेते हैं। शुरू से कुछ बातें रीड करेंगे, चंद लाइनें रीड करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। इन दोनों बातों को इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो बात हमारे पास है जी वो है जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है। तो देखिए, जो फर्स्ट टू लाइंस हैं वो दरअसल इसकी डेफिनेशन, और उसने बताया जी कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बोथ मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। यानी किसी भी माइक्रो पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल लिखा हुआ ना, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, तो ये हम लिखेंगे माइक्रो पार्टिकल। बहुत छोटा पार्टिकल होता है, वहां पे ये अप्लाई होता है। मतलब कि एटम से भी छोटा साइज अगर होगा पार्टिकल्स का, तो वहां ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, बड़े पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं होता। तो सवाल यहाँ पे क्या इसकी स्टेटमेंट है, क्या डेफिनेशन है कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बोथ बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। किसी भी माइक्रो पार्टिकल की जो पोजीशन है और उसका जो मोमेंटम है, दोनों को इकट्ठे एक ही वक्त में एक्यूरेसी के साथ, परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन अभी आगे आएगी इंशाल्लाह, ये बात अभी क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहले देखिएगा, देयर इज ऑलवेज अ फंडामेंटल। अच्छा, छोटी सी बात बच्चों सुन लीजिएगा कि मेरा ख्याल है कि सारे बच्चे जो एकेडमी अब आ रहे हैं वो ग्रुप में ऐड नहीं है शायद। तो अगर कोई आपके कॉन्टेक्ट्स में कोई और बच्चे हैं, उनको ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। और जब मैं वीडियो सेंड करूंगा तो वो भी जरा फॉरवर्ड कर दीजिएगा बाकी लोगों को भी। अच्छा जी, तो देर इज ऑलवेज अ फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एनी मेजरमेंट। हर मेजरमेंट के साथ कुछ ना कुछ बुनियादी अनसर्टेनिटी लाजमी होती है। ये आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 था, वहां एक लाइन लिखी हुई थी कि ऑल मेजरमेंट्स आर इम्प्रिसाइज और अनसर्टेन टू सम एक्सटेंट। जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं वो कुछ हद तक लाजमी इम्प्रिसाइज या अनसर्टेन होती हैं। ठीक है जी। तो ये बात वहां लिखी, तो यही बात यहाँ पे उसने बताई है कि देर इज ऑलवेज अ फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एनी मेजरमेंट। हर पैमाइश के साथ कुछ ना कुछ गैर यकीनियत, कुछ ना कुछ डाउट लाजमी जुड़ा हुआ होता है। दिस अनसर्टेनिटी इज एसोसिएटेड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और वो जो अनसर्टेनिटी होती है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ ताल्लुक होता है उसका। इट इज द कॉन्सिंग, सॉरी, इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखें, एक अनसर्टेनिटी वो होती है जो कि आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपके सामने आती है। मतलब देखें, मिसाल ले लेते हैं ताकि जरा बात क्लियर हो जाए आपको। मसलन फर्ज करें आपके पास ये एक जो है, ये एक रॉड है, इस रॉड की आपने पैमाइश करनी है। ठीक है जी, इस रॉड की पैमाइश करने के लिए क्या किया जी, आपने एक मीटर रॉड का इस्तेमाल कर दिया और मीटर रॉड को आपने ऐसे रख दिया। अब यहाँ पे क्या था जी, फर्ज करें यहाँ पे, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ 7 है, सॉरी, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। अब देखिए, जब आपसे किसी ने पूछा कि बताएं इसकी लेंथ कितनी है, तो कोई बंदा कहेगा कि ये देखिए ना, ये इसका एंड पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये 5 और 6 के दरमियान में आ रहा है। कोई बंदा ऐसे कहेगा ये 5.4 है, कोई कहेगा 5.5 है, कोई कहेगा 5.6 है, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमें नजर नहीं आ रहा। अगर तो ऐसा होता ना, अगर तो ऐसा होता कि यहाँ तक लेंथ होती पूरी, यहाँ तक, फिर हम कहते लो जी ये 5 पॉइंट, ये 6 इसकी लंबाई है, 6 इंच लंबाई है इसकी। लेकिन यहाँ चूंकि ये 5 और 6 के दरमियान में आ रहा है, तो हर बंदे की अपनी सोच होगी। कोई कहेगा 5.4 है, कोई कहेगा 5.5 है, और कोई कहेगा 5.6 है।
तो एक डाउट सा पैदा हो गया कि क्या असल मेजरमेंट 5.5 है या 5.6 है या 5.7 है, क्या है। तो ये जो डाउट पैदा हो गया, दिस इज नोन एज द अनसर्टेनिटी। और ये अनसर्टेनिटी क्यों पैदा हुई है? ओनली बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है। अगर ऐसा होता कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट छोटा हो जाए, मतलब यहाँ और छोटा होता 5.1, ये लाइन लगी होती 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, अगर छोटी लाइनें और भी लगी होती तो फिर हमारे लिए ये चेक करना आसान हो जाता कि आया कि ये 5.4 है या 5.5 है या 5.6 है। तो ये जो अनसर्टेनिटी आई है, ये सिर्फ और सिर्फ आई है किस वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन आज हमने जो अनसर्टेनिटी की बात करनी है, इस अनसर्टेनिटी का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक वेव पार्टिकल डुअलिटी के साथ। वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या चीज है कि वे हमने पढ़ा था कि हमें हर वेव जो है पार्टिकल्स पे मुश्किल होती है, और तमाम माइक्रो पार्टिकल्स हमेशा वेव फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। दोनों की डुअल नेचर है, वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। तो ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, इसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी जो है वो लाजमी एक आ जाती है। तो यही बात उसने कही है कि दिस अनसर्टेनिटी, मैं फोर्थ लाइन से दोबारा पढ़ रहा हूं, दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका ताल्लुक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं है। इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये जो डुअल नेचर ऑफ एवरीथिंग है, डुअल नेचर ऑफ एवरीथिंग, वेव की भी डुअल नेचर है और पार्टिकल्स की भी डुअल नेचर है, तो उस वजह से ये अनसर्टेनिटी आती है। इसके बारे में हमने फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ी हैं। अच्छा जी, दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वर्नर हाइजेनबर्ग in 1927 and hence is known as the Heisenberg uncertainty principle। तो उसी के नाम से मैं इसका नाम रख दिया है। This fundamental uncertainty is completely negligible for the measurements of position and momentum of macroscopic objects। मैंने बात लेक्चर के शुरू में आज बता दी थी आपको कि ये माइक्रो पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है, मैक्रो पार्टिकल्स पे ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। बट इज इट इज प्रीडोमिनेंट फैक्ट ऑफ लाइफ इन द एटॉमिक डोमेन, यानी जिनका साइज एटम या एटम से छोटा होता है, ऐसे पार्टिकल्स के ऊपर ये बड़ा क्लियरली अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीम ऑफ लाइट फोटॉन। अच्छा, अब जरा आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो जिसने कहा था कि मोमेंटम और पोजीशन किसी भी माइक्रो पार्टिकल का दोनों इकट्ठे जो है एक वक्त में मालूम नहीं किए जा सकते। अब ये कहना था हाइजेनबर्ग का, उसकी रीजन क्या है? रीजन उसकी ये है, देखें, लेट्स सपोज आपके पास एक ये बॉक्स है, एक बॉक्स ले लेते हैं, मतलब एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल मौजूद है, इस बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है। आपसे पूछा कि बताएं ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे है? तो आप ये कहेंगे ये पार्टिकल बॉक्स के अंदर है। आपसे किसी ने पूछा बताएं एग्जैक्टली वो कहाँ पे है। अब ये पार्टिकल बहुत छोटा पार्टिकल है, आपने कहा कि ये पार्टिकल यहाँ मौजूद है, आपने कहा कि ये पार्टिकल यहाँ मौजूद है, लेकिन असल में वो यहाँ पे था। आपने, आप ये भी कह सकते हैं, आपको आपको शायद लगे कि ये पार्टिकल यहाँ मौजूद है, लेकिन पार्टिकल असल में यहाँ पे था, आपको लगे पार्टिकल यहाँ पे। कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि पार्टिकल पार्टिकल यहाँ मौजूद हो और आपको ये लगे कि वो यहाँ पे है। मैक्सिमम हद ये हो सकती है। अगर बिल्कुल भी आपकी आंखें खराब है और कह लें कि बहुत ही काम खराब है आपका, तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि लो जी, पार्टिकल अगर असल में यहाँ पे था, तो आप मैक्सिमम कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोल सकते हैं कि लो जी यहाँ पे पार्टिकल, क्योंकि है तो वो डब्बे के अंदर ही। ऐसा तो नहीं कहेंगे पार्टिकल डब्बे के अंदर, आप कह रहे हैं पार्टिकल डब्बे के बाहर है। तो पार्टिकल की जब हमने पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन बताने में मैक्सिमम जो गलती लग सकती है आपको, वो इस बॉक्स के जो विड्थ है इसके बराबर आपको लगेगी। या ऐसा हो सकता है कि असल में पार्टिकल यहाँ मौजूद था, आपने कह दिया ये पार्टिकल यहाँ मौजूद है, तो इस बॉक्स की जो हाइट है इसके बराबर आपको गलती लग सकती है। यानी कि
एक बॉक्स अगर बात की जाए तो एक बॉक्स में किसी भी पार्टिकल किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने में जो गलती लग सकती है हमें, वो उस बॉक्स के साइज के बराबर होती है, इसकी लेंथ के बराबर होती है। अच्छा जी, अब देखें, अब मैं ये जो बॉक्स वाली मैंने मिसाल बताई है इसको जरा मैं रिलेट करूंगा अब अपने इस टॉपिक के साथ। देखिए क्या है, ये एक माइक्रो पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल, ये माइक्रो पार्टिकल एक मूव कर रहा था, ये मूव कर रहा था, और ये मूव कैसे कर रहा है, ये मूव कर रहा है वेव बना के, ये मूव कर रहा है वे बना के। अच्छा, अब हम ये तो पता है हमें कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, हमें ये पता होता है कि इस पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी है, ये हम आराम से मालूम कर सकते हैं। अब देखिए वही मिसाल मैं यहाँ अप्लाई करूंगा आपसे। तो मैक्सिमम इस पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको बताने में जो गलती लग सकती है आपको, कितनी लगेगी, कि आप असल में पार्टिकल यहाँ पे था तो आप कह देंगे पार्टिकल यहाँ पे। सेम वही बात जो मैंने बॉक्स वाली बात अप्लाई की थी, वहां पे पार्टिकल की पोजीशन बताने में मैक्सिमम कितनी गलती लग सकती थी, जितनी इस बॉक्स की लंबाई थी या चौड़ाई थी इसकी। यहां पार्टिकल की, माइक्रो पार्टिकल की पोजीशन बताने में मैक्सिमम कितनी गलती लग सकती है, जितनी इस वेव की लेंथ है, यानी जितना इसका लैम्डा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई पार्टिकल वेव बना के जा रहा होता है, उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आ सकती है, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा, वो आमतौर पर वेवलेंथ के बराबर होती है। ये मैक्सिमम जो डाउट है वो इतना आ सकता है। ठीक है जी। तो ये बात मुझे बताएं, पहले बता दें मुझे जरा, ये बात सबको क्लियर होगी यहाँ तक जो बात हमने की है कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, मैंने ये बताया आपको। मुझे जरा बताएं किसी को यहाँ तक कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया वैसे। ओके जी, किसी और का मसला है इसके अंदर? ओके, थैंक यू। चले जी, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिर इसे आगे चलते हैं। तो बात हम कर रहे थे जी, तो बात हम कर रहे थे यहाँ पे कि पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो मैंने आपको बताया कि वो अनसर्टेनिटी जो है वो वेव की लेंथ के बराबर होगी, मैक्सिमम इतनी होगी। अच्छा जी, अच्छा अब आपने ये जो पोजीशन बताई, अब इसका मोमेंटम मालूम करना है आपने। देखिए ना, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम मालूम करना है। जब आपने इस पार्टिकल का मोमेंटम मालूम करना होता है तो आप इसकी स्पीड चेक करते हैं, आप इसका मैथ चेक करेंगे। अब जब इसकी स्पीड चेक करनी है, आपने इसका मैथ चेक करना है, तो स्पीड ये कैसे चेक करेंगे, आप इसका स्पीड चेक किस तरह देखेंगे? तो स्पीड को मेजर करने के लिए आपको इसके ऊपर लाइट फॉल करवानी पड़ेगी, रोशनी गिरानी पड़ेगी इसको। जब आप लाइट फॉल करवाएंगे इसके ऊपर, इसको देखने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए कि लाइट टकरा के वापस आएगी, इसको पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेंगे, इसकी स्पीड चेक कर लेंगे। तो जब मैंने इसके ऊपर लाइट गिराई, लाइट का फोटोन आके जब टकराया इसके ऊपर, तो जरा खुद सोचें कि क्या ये इलेक्ट्रॉन, ये जो फर्ज करें इलेक्ट्रॉन है एक, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है जितना असल में था, क्या उतना ही रहेगा? इसका असल मोमेंटम था, फर्ज करें P1, ठीक है जी। फर्ज करें इसका पार्टिकल का जब ये मूव कर रहा था, अभी इसका मोमेंटम मेजर करने की कोशिश नहीं की हमने। इसका मोमेंटम था, फर्ज करें 10 न्यूटन सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया मैंने, इसके ऊपर ये काम किया जी, मैंने इसके ऊपर गिरा दी लाइट। क्यों लाइट गिराई है? ताकि हम इसकी स्पीड को मालूम कर सकें, ठीक है जी। लाइट गिराई, जो आने वाला फोटोन था, जो आने वाला फोटोन था उसका मोमेंटम था, फर्ज करें 5 न्यूटन सेकेंड। हमने तो मालूम करने की कोशिश की है मोमेंटम, लेकिन जब ये फोटोन टकराएगा तो ये अपना मोमेंटम देखिए ना, इलेक्ट्रॉन का साइज और फोटोन का साइज ये दोनों कंपेरेबल है, ठीक है जी। ये दोनों साइज ही जो है कंपेरेबल, का मतलब ये है कि इसका साइज जो है इलेक्ट्रॉन का इससे कोई 50 गुना बड़ा होगा, और इससे कोई 17 गुना बड़ा होगा, 60 गुना बड़ा होगा, तो ये आपस में कंपेरेबल है। अब जैसे ही ये फोटोन टकराएगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या करेगा, अपना ये मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा।
जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो मुझे बताएं क्या इलेक्ट्रॉन का अब जो फाइनल मोमेंटम है क्या अब वो 10 रहेगा? तो हम कहेंगे नहीं, अब तो वो 10 पहले था, 5 अब और मिल गया, तो कितना हो गया हमारे पास? 15 न्यूटन सेकंड हो गया। यानी मोमेंटम, अब हमें ये नहीं पता कि इस फोटोन ने आया कि इस फोटोन ने अपना पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया इसको, क्या इसने 5 में से 4 ट्रांसफर किया है, 5 में से 3 ट्रांसफर किया है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कुलियन पे, टकराव कैसा हुआ है। अगर तो परफेक्ट कुलियन हुआ है, इलास्टिक कुलियन हो गया है परफेक्टली, तो फिर तो ये सारा ट्रांसफर कर देगा। लेकिन कुछ केसेस में सारा ट्रांसफर नहीं भी हो सकता। लेकिन हमें ये अंदाजा लगा कि मोमेंटम में जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, जो मैक्सिमम चेंज, मैक्सिमम डाउट आ सकता है, वो कितना है? दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ठीक है ना? कितना चेंज आया है इसके अंदर? जो डेल्टा पी है वो कितना आया है? डेल्टा पी इज इक्वल टू 5। तो ये 5 क्या है? ये फोटोन का मोमेंटम है। यानी जितना आने वाले फोटोन का मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में भी उतनी ही अनसर्टेनिटी आएगी, उतना ही उसके अंदर चेंज आ सकता है। तो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द, इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक माइक्रो पार्टिकल है जिसकी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब याद रखिएगा, मैं इसको ऐसा करता हूं कि मैं इसको फिलहाल ऐसे कर देता हूं, मैं इसको एक स्टेप और कर लेता हूं कि डेल्टा पी। अब आप सबको पता है, मैंने बता दिया मोमेंटम में कितना चेंज आ सकता है इस इलेक्ट्रॉन की, जितना आने वाले फोटोन का मोमेंटम है। और फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जी एच ओवर लैम्डा, एच ओवर लैम्डा। तो जी ये फॉर्मूला आ गया है किसका? चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें, या अनसर्टेनिटी, या कह लें अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों का लैम्डा के साथ कैसा रिलेशन है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का रिलेशन है डायरेक्ट, और मोमेंटम वाले का रिलेशन है इनवर्स। यानी अगर मैं चाहता हूं, जरा पॉइंट फॉलो करना है, देखिए ना, जरा सोचो से बात आप समझिएगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो इसमें कितनी अनसर्टेनिटी थी, अगर फर्ज करें इस बॉक्स की जो लंबाई, जो चौड़ाई है, फर्ज करें इस बॉक्स की चौड़ाई थी 10 सेंटीमीटर, तो इस पार्टिकल की पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी थी? हमने कहा 10 की। अगर मैं चाहता हूं कि अनसर्टेनिटी कम हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं बॉक्स को थोड़ा छोटा यूज कर लूंगा। अब फर्ज करें मैंने इतना बॉक्स यूज कर लिया, अब जब इतना बॉक्स यूज करेंगे, अब बॉक्स की लंबाई आधी हो गई 5 सेंटीमीटर, तो इस पार्टिकल की पोजीशन में डाउट भी कितना हो गया? वो आधा हो गया। मैंने बॉक्स और छोटा यूज कर लिया, मैंने बॉक्स और छोटा यूज किया, इसकी लंबाई 2 हो गई, चौड़ाई इसकी 2 हो गई, तो इसकी पोजीशन बताने में जो डाउट था वो और कम हो गया। देखिए ना, जितना बड़ा बॉक्स होगा उतना ही जो पार्टिकल है ज्यादा ज्यादा घूम सकता है, ज्यादा दूर दूर जा सकता है, उसकी पोजीशन बताने में गलती उतनी ही ज्यादा लग सकती है हमें। जितना बॉक्स छोटा करते जाएंगे उतना हमारे पास अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। यही सूरत हाल यहाँ पे है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी भी ज्यादा आएगी। अगर यही पार्टिकल इतनी सी वेव बना के जा रहा होता, इसकी पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी आती? इतनी सी सिर्फ। पहले कितनी थी? यहां से लेके यहां तक ज्यादा, इतनी बड़ी वेव थी पहले, तो अनसर्टेनिटी भी ज्यादा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी भी ज्यादा। लेकिन जब वेवलेंथ छोटी की, तो वेवलेंथ छोटी होने से क्या हो जाएगा? पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो हमें समझ आ गई कि अगर हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? वेवलेंथ को छोटा करना पड़ेगा। जितनी वेवलेंथ छोटी करेंगे उतना ही पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अब अगला पहलू देखें, जब मैंने वेवलेंथ को छोटा किया, तो जो फरमानी आपने P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, जब मैंने छोटी वेवलेंथ यूज की, लैम्डा कम हुआ, इसके इसकी वजह से क्या हुआ? आने वाले फोटोन का मोमेंटम बढ़ गया। जब इस आने वाले फोटोन का मोमेंटम पहले 5 था, अब फर्ज करेंगे 7 हो गया। अब जब ये टकराएगा तो मोमेंटम में 5 का चेंज नहीं आएगा, बल्कि मोमेंटम में 7 का चेंज आएगा। यानी जब मोमेंटम में चेंज ज्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी।
तो लैम्डा के साथ एक का डायरेक्ट रिलेशन है और दूसरे का इनवर्स रिलेशन है। लैम्डा कम करेंगे, पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, पोजीशन में शक डाउट कम हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आपने आपसे किसी ने कहा नहीं ऐसा करें, अब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम करें। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे आप कम करेंगे? आपने क्या किया, आपने वेवलेंथ को बढ़ा दिया, वेवलेंथ को बढ़ाया, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी, वो कम होगी। लेकिन जैसे ही आपने वेवलेंथ को बढ़ाया तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि जब मैंने पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम करने की कोशिश की, लैम्डा कम करके, तो लैम्डा कम किया तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और जब अपने मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम करने की कोशिश की तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। यानी एक में अनसर्टेनिटी जब बढ़ाएंगे दूसरे में कम हो जाएगी, दूसरे में कम करेंगे पहले में बढ़ जाएगी। यानी कभी भी दोनों चीजों को इकट्ठे एक ही वक्त में 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। एक में एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेंगे दूसरा खराब हो जाएगा, और दूसरे में एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेंगे तो पहला काम खराब हो जाएगा। दिस इज नोन एज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यही हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि द पोजीशन and the momentum of a microparticle cannot be measured with 100% accuracy, sorry, with 100% accuracy simultaneously। तो हम क्या क्या कहेंगे कि यहाँ पे किसी माइक्रो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को 100% एक्यूरेसी के साथ एक ही वक्त में मेजर करना नामुमकिन है। दिस इज नोन एज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, अब ये जरा एक बात और सुन लें, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या कहना चाहते हैं, कुछ आपको समझ आई है कि नहीं आई है। वो बात ये है कि हमने भी कहा कि माइक्रो पार्टिकल्स पे अप्लाई होगा, तो बड़ी चीजों पे क्यों नहीं अप्लाई होगा? तो फर्ज करें हमारे पास एक बड़ी चीज है, एक बड़ी बॉल है, हार्ड बॉल है। अब ये वेव बना के जा रही है, बताएं जब इसकी हमने पोजीशन चेक करनी है, मोमेंटम चेक करना है, तो जब इस पे लाइट गिरेगी, लाइट टकराएगी, तो क्या लाइट का छोटा सा फोटोन इस इतनी बड़ी बॉल को अफेक्ट कर सकेगा? नो। फोटोन इलेक्ट्रॉन की मोशन को तो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो फोटोन है वो बड़े जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स है उनकी मोशन को अफेक्ट नहीं हो करता। देखिए कभी ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो, आपको अचानक एक साइड से लाइट पड़ी और आप उस तरफ बेंड हो जाए, रास्ता चेंज हो जाए आपका। वैसा नहीं होता, क्योंकि जितनी मर्जी लाइट गिरा लें आपके ऊपर, लाइट गिरने से कभी आप डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। हाँ, वो अगर अंधेरी चलती है या कोई तूफान वगैरह आता है तो वो हवा से हो सकते हैं, लेकिन जो लाइट के फोटॉन्स हैं जितने मर्जी टकरा जाएं, वो कभी भी आपके पाथ को डिफ्लेक्ट, आपकी मोशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे, न्यूट्रॉन्स पे टकराएंगे तो वो डेफिनेटली उनके पाथ को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो माइक्रो पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा जी, तो इतनी सी बात जरा मुझे बताएं कि कुछ आपके समझ आई है कि नहीं आई है? जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज क्लास में बताया नहीं था कि आज फिजिक्स की क्लास था, तो उस वजह से मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ये जो सा आपने ये पोजीशन का और मोमेंटम का रिलेशन बताया ना लैम्डा के साथ, ये समझ आ गई, लेकिन हाँ उससे ऊपर जो आपने बॉक्स वाली बात की है ना, वो रिपीट करने का। ठीक है, मैं वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी, तो मैं कोशिश करूंगा अभी यहाँ पे ना मैं इधर से ही सेंड करके फिर ही कुछ और काम करूंगा क्लास में। चलो ठीक ठीक सर, ठीक वो है, भी बेहतर है। ठीक ठीक सर, हाँ थैंक यू अभी सर। मैं सेंड कर दूंगा, वो फिर आपके पास रहेगी। वैसे मैंने ऐसे साहब से स्पेशली कहा था कि दोनों क्लासों में अनाउंस कर दें, ताकि बच्चे जो है नहीं, ना वो कह पहले रहे थे ज्वाइन कर कंफर्म लें। करके आपको बाद में बता दिया जाएगा। अच्छा, नहीं उन्होंने कहा, हम तो मुझसे कर लिया था। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, थैंक यू सर। तो मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग। जी ओके, कोई और क्वेश्चन जी? किसी को समझ ना आ रही हो कि मसला मसाइल? अच्छा बच्चों, सैटरडे को इंशाल्लाह मैं एकेडमी जो है ना आऊँगा, और फिर इंशाल्लाह देखेंगे क्या हमने बातचीत करनी है। तो जी, एनी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? चले जी, तो ऐसा करते हैं, फिर इतनी सी बात होने पड़ी है, इसको पहले रीड कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि टाइम बचेगा तो जो थोड़ा सा पोर्शन बाकी है वो कर लेंगे, वरना फिर वो कल करके साथ ही एक्सरसाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो बात हम कर रहे थे
रीडिंग की। तो रीडिंग कर लेते हैं। जी तो लास्ट लाइन बढ़ते हैं पिछले पेज की, उसमें कहती है फॉर एग्जांपल a stream of light photons scattering from a flying tennis ball hardly affects its path। अगर टेनिस की बॉल है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैक्रो ऑब्जेक्ट है, उससे अगर फोटोन टकराएंगे तो उसके पाथ को डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। बट वन फोटोन स्ट्राइकिंग एन इलेक्ट्रॉन, अगर वही फोटोन टक्कर मारे इलेक्ट्रॉन को, जो मैंने अभी मैंने बात बताई थी आपको, कि बड़े ऑब्जेक्ट्स को फर्क नहीं पड़ेगा, माइक्रो पार्टिकल्स को फर्क पड़ेगा। बट वन फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्रास्टिकली ऑल्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स मोशन, वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को बुरी तरीके से बदल देगा। Since light has also wave properties, we would expect to be able to determine the position of the electron only to within one wavelength of the light being used। हम जो पोजीशन मालूम कर सकते हैं वो एक वेवलेंथ के अंदर अंदर ही कर सकते हैं। जो पार्टिकल कहाँ होगा, एक वेव के अंदर अंदर ही होगा। Hence, in order to observe the position of an electron with less uncertainty and also for minimizing diffraction effect, अगर हम चाहते हैं uncertainty कम हो जाए, we must use light of short wavelength। पोजीशन में uncertainty कम करने के लिए short wavelength यूज करनी पड़ेगी। But if it will alter the motion drastically, making momentum measurement less precise। लेकिन जब लैम्डा छोटा करेंगे तो लैम्डा छोटा करने से मोमेंटम में चेंज इतना ज्यादा आएगा कि उसकी जो मोशन है वो बदल जाएगी। बट इट विल ऑल्टर द मोशन ड्रास्टिकली, मेकिंग मोमेंटम मच लेस प्रिसाइज if light of wavelength lambda is used to locate a micro particle moving along x axis। अच्छा, ये जो डेल्टा एक्स था ना, ये दरअसल क्या है, ये अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है। कब? जब पार्टिकल मूव कर रहा हो अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो फिर ये हम डेल्टा एक्स कहेंगे उसे। अच्छा जी, तो द अनसर्टेनिटी इन दिस पोजीशन measurement is delta x is approximately equal to lambda। At most the photon of light can transfer all its momentum to the microparticle whose own momentum will then be uncertain by an amount delta p is equal to h over lambda। देखिए, अगर आने वाला जो फोटोन है अपना ये सारे का सारा मोमेंटम ट्रांसफर कर दे तो पार्टिकल के मोमेंटम में, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में इतना मैक्सिमम चेंज आ सकता है। मल्टीप्लाइंग बोथ दीज क्वांटिटीज, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो इसने कर दिया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या होगा हमारे पास, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जब करेंगे यहाँ से, तो ये जब जब खाएंगे तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ एच आ जाएगा। तो हमें समझ आ गई कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी is equal to approximately equal to h। The question 19.19 is the mathematical form of the uncertainty principle। ये आगे न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होगा आई थिंक। It states that the product of the uncertainty delta x in the position of the particle at some instant and the uncertainty delta p in the x component of its momentum at the same instant approximately equal to the Planck's constant। ये तकरीबन प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर है। यहां से भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर डेल्टा एक्स, जब पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, पोजीशन में बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम में कम हो जाएगी। अच्छा जी, कहते जी कि देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए बच्चों, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है सारी बात, इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्म भी है। वो फॉर्म हमारे पास है जी एनर्जी और टाइम के बारे में। एक माइक्रो पार्टिकल है, आपसे पूछेगा बताएं कि इस वक्त इसकी कितनी एनर्जी है, या इस दौरानिये में, इस गैप में, इस इंटरवल में कितनी एनर्जी है। अब इंटरवल एक वक्फा होता है कि लो जी यहां से लेके यहां तक वक्फा, उसे जाने में टाइम कितना लगा है, ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा है, डेल्टा टी, और इस दौरान उसके पास एनर्जी कितनी थी, इस तरह कह लें उसे टाइम कितना लगा टी, और इस दौरान उसके पास एनर्जी कितनी थी हमारे पास, वो ई थी। तो एक ही वक्त में इस टाइम और इस एनर्जी को मेजर करना हमारे लिए, एक्यूरेटली मेजर करना वो पॉसिबल नहीं होता। तो जिस तरह वहां अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम का वहां पे लिंक था, यहाँ पे टाइम और एनर्जी का लिंक है। इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते वरना ये भी काफी टाइम ले जाएगा। इसको सिंपल वैसे ही याद रखें
जैसे उसने बुक में बताया है कि दोनों जो हैं उनको इकट्ठे एक ही वक्त में एक्यूरेटली फाइंड करना मुमकिन नहीं है। द मोर, ये इसकी स्टेटमेंट है, ये भी याद रखिएगा, the more accurately we determine the energy of the particle, the more uncertain we will be of the time during which it has that energy. जितनी हम जितनी हम अनसर्टेनिटी टाइम में कम करेंगे उतनी एनर्जी में बढ़ जाएगी, और जितनी एनर्जी में अनसर्टेनिटी कम करेंगे उतनी टाइम में बढ़ जाएगी। तो ये वही बात, वही फार्मूला यहाँ पे शो किया गया। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, मोर केयरफुल कैलकुलेशन, जब उसने ज्यादा एहतियात से कैलकुलेशन की, he found that the at the very best, कि बड़ी एहतियात के बाद जो सबसे अच्छा रिजल्ट हमें बेस्ट रिजल्ट मिला वो क्या था कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट। h कट जो है एक नया कांस्टेंट है, h कट बराबर होता है h ओवर 2 पाई के, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.05 10 टू रेज पावर -34 जूल सेकंड। तो ग्रेटर देन इक्वल टू h कट, और एनर्जी के लिहाज से डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। तो वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग रिसीव नोबेल प्राइज, तो ये मैंने बताया था नोबेल प्राइज से भरा हुआ चैप्टर है ये, तो एंड पे भी आखिरी टॉपिक में भी नोबेल प्राइज मिल गया जी। तो हाइजेनबर्ग रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1932 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो यही जो टॉपिक है, यही जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी होती है, पोजीशन मालूम करनी है तो वेव नेचर को अप्लाई कर रहे हैं, और अगर मोमेंटम मालूम करना है तो पार्टिकल नेचर को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, इसकी वजह से ये जो इफेक्ट्स पैदा होते हैं इस तरीके से, उसकी बुनियाद पे एक नई फिजिक्स बन गई जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, उनकी मोशन को देखते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मुझे बताएं कि अब किसी को अगर मसले मसाइल परेशानी है तो मुझे बताइएगा। क्लास में स्टूडेंट्स कम ही हैं अभी, तो कल सबको गाइड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा लास्ट में जी। अच्छा, मैं चैट भी ऑन कर दूं? लें जी, आप चाहे लिख के सवाल करें चाहे वैसे सवाल करें, टाइम आपका ऑलमोस्ट हो गया है। मतलब ये एक टॉपिक मैंने पढ़ लिया, बाकी कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। क्वेश्चन किसी का अगर है तो वो मुझे चाहे लिख के पूछ लें चाहे वैसे जुबानी कलामी पूछ लें। अच्छा जी, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये पूछा जी उस्मान ने। उस्मान, तो पहली दो लाइनें इस टॉपिक की वो भी डेफिनेशन है, और जो मैंने अभी भी बताया है निशान लगाया है वो भी डेफिनेशन। तो ये दो तरीके मैंने बताई हैं, वो डेफिनेशन मोमेंटम और पोजीशन के लिहाज से है, और ये जो अभी मैंने निशान लगाया था ये डेफिनेशन एनर्जी और टाइम के लिहाज से। अच्छा जी, सर आपने जो लास्ट पॉइंट बताया वो दोबारा बताते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने कौन सा बताया? लास्ट पॉइंट मैंने एक तो नोबेल प्राइज का बताया है, उसके अलावा क्या बताया मैंने जी? उसके अलावा मैंने बताया था कि एच कट की बात की थी हमने। तो ये देखें, मैंने बताया था कि वैसे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच था, लेकिन जब उसने मजीद क्लियर किया, मजीद इसको ध्यान से कैलकुलेशन की, तो फिर समझ आई कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। नहीं, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये जो दोनों का प्रोडक्ट है ना ये वाला, ये कभी भी एच कट से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है जी। तो अब एच कट क्या है? एच कट इज इक्वल, इसे एच कट कहते हैं, एच प्राइम भी कह लेते हैं बास का इसे। तो एच कट क्या है हमारे पास? तो एच ओवर, देखिए इसमें कट लगा हुआ छोटा सा, तो ये एच कट हो गया। तो एच ओवर 2 पाई के बराबर है, तो एच की वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो मतलब ये है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1.05 10 टू रेज पावर -34 जूल से कम नहीं हो सकता, और डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी इतनी इस वैल्यू से कम नहीं हो सकता।
अच्छा जी, और वालेकुम सलाम। ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, प्लीज फिजिकल क्लास ही लिया करें। फिजिकल क्लास में भी थोड़ा टाइम टेबल जो है ना, वो बस मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। बाकी तो इसमें कोई इशू नहीं है मुझे आने में। चलिए सैटरडे को इंशाल्लाह कल लेक्चर लें भी फिलहाल ऑनलाइन। सैटरडे को मैं फिर आता हूँ, फिर नीचे कल लगाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या इसका कोई सोल्यूशन निकलता है। ओके बच्चों, थैंक यू। बाकी कल देखते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफिज़।